ड्रामा के स्टार्ट में हमें हमारा मेन लीड यांग दिखाया जाता है, जो कि एयरपोर्ट पे बुक पढ़ते हुए अपने फ्रेंड यी के आने का वेट कर रहा था। उसे पता नहीं था कि उसके सालों पहले बिछड़ी हुई एक्स गर्लफ्रेंड और फीमेल लीड जीटोंग भी वही बुक लेकर यहीं पर घूम रही थी। एक टेबल पर बैठे फाइनेंस की बुक पढ़ते हुए वो उठकर उसे लेने चला जाता है और उसकी नजर जीटोंग पर नहीं पड़ती। वो उसके जाते ही उसकी टेबल पर बैठ जाती है और जाते हुए उसकी बुक को अपना समझकर उठाकर ले जाती है। जब वो टेबल पर वापस आकर अपनी बुक ढूंढता है तो उसे जीटोंग की छोड़ी हुई बुक मिल जाती है, जिसे खोलकर देखने पर उसकी राइटिंग देखकर जीटोंग के यहाँ होने का उसे अंदाजा हो जाता है। जीटोंग यहीं से अपनी बिजनेस मीटिंग पर जा रही थी कि तब यांग उसे हर तरफ ढूंढने लगता है। आखिर वो अपनी कार में बैठकर चली जाती है और दोनों एक दूसरे को मिल नहीं पाते, लेकिन आज वो ये जान गया था कि वो यहाँ वापस आ चुकी है। जीटोंग अपनी मीटिंग में ट्रेनिंग बॉक्स नाम की एक कंपनी आती है जहाँ उसे फाइनेंसिंग की बात करनी थी। वो मिस्टर युआन को अपने फाइनेंसिंग के प्लान्स पर मनाती है, लेकिन कंपनी के बड़े शेयर होल्डर्स फाइनेंसिंग पर राजी नहीं थे, इसलिए वो इस पर मना कर देता है। जीटोंग उस शेयर होल्डर से बात करने बैठ जाती है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो भी उसका एक्स यांग ही था। यांग मिस्टर युआन को भी फाइनेंसिंग पर मना करके यहाँ से चला जाता है और एक बार फिर से जीटोंग और उसकी मुलाकात नहीं होती। वापस जाते हुए वो यांग के साथ गुजारा हुआ टाइम भी याद करने लगती है और इस शहर को देखकर अपसेट हो जाती है। वो एक स्टोर पर रुककर खाना खाते हुए पुराने टाइम की तरह ही पेपर क्रेन बनाती है और टेबल पर रख देती है। उसके जाने के बाद यांग भी इसी स्टोर पर आता है, तो वहाँ उस क्रेन को देखकर वो समझ जाता है कि जीटोंग यहाँ भी आई थी। वो उसे ढूंढ नहीं पाता और आखिर शाम को दोनों अपने अपने घर में जाकर आराम करते हैं। दोनों एक दूसरे के आसपास ही रह रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था यांग को भी आज उसकी याद आ रही थी। और तब उसे ये भी याद आता है कि ब्रेकअप वाले दिन जीटोंग ने किसी और लड़के से शादी कर ली थी और कहा था कि मैं उससे प्यार करती हूँ। तब उसका दिल टूटा था और वो उसे खुश रहने का बोलकर वहाँ से चला गया था। अब अगले दिन जीटोंग अपनी फ्रेंड मिंगमे से डील की बात करने आती है, तो वो बताती है कि ट्रेनिंग बॉक्स का वो शेयर होल्डर जरूर यांग होगा जो फाइनेंसिंग डील नहीं होने दे रहा। उसका नाम सुनते ही वो पास्ट याद करके कहने लगती है कि मुझे अब पास्ट से फर्क नहीं पड़ता, बस मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। बाद में ट्रेनिंग बॉक्स के एक फिटनेस कंपटीशन में उस शेयर होल्डर से मुलाकात करने वहां पर आती है, तो आखिर इन दोनों का आमना सामना हो जाता है। दोनों एक दूसरे को इतने अरसे बाद देखकर हैरान थे, लेकिन कुछ कहते नहीं। कंपटीशन करते करते जब जीटोंग गिरने लगती है तो वो उसे फौरन पूछ लेता है कि क्या वो ठीक है। तब वो उसे हैरानी से देखने लगती है और उसे यूनिवर्सिटी का टाइम याद आने लगता है। उन दिनों मिंगमे की बनाई हुई एक मैच मेकिंग ऐप पर मिंगमे ने जीटोंग से पूछकर टेस्ट किया था। टेस्ट रिजल्ट में कोई ऐसा था जिसके साथ जीटोंग का 100% कंपैटिबल जोड़ बनता था, लेकिन उसे इस पर यकीन नहीं आया था। यूनिवर्सिटी में ही तब इनका पहली बार आमना सामना हुआ था। वो बाइक पर कहीं जा रही थी और ये उसे पहली ही नजर में पसंद करने लगा था। उसके जाते ही उसके फ्रेंड यी ने आकर उसे बताया था कि उस मैच मेकिंग ऐप पे उसका 100% कंपैटिबल जोड़ मिला है, जिसके जवाब में वो भी जीटोंग की तरह ही उस ऐप पर यकीन नहीं करता। बाद में जीटोंग अपनी पार्ट टाइम जॉब पर स्टोर आती है, जबकि यांग और ये एक शूज कंपटीशन पर आए हुए थे। ये की फ्लैश ड्राइव यहाँ आने से पहले एक स्टोर पर छूट गई थी। वो लोग उस फ्लैश ड्राइव के बिना ही कंपटीशन नहीं जीत सकते थे, इसलिए वो स्टोर पे फोन करके उनकी ये फ्लैश ड्राइव यहाँ डिलीवर करने को बोलते हैं। इत्तेफाक से उसे डिलीवर करने के लिए जीटोंग वहाँ आती है और ये उनकी दूसरी मुलाकात हो जाती है। वो लोग यूएसबी मिल जाने के बाद अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, जबकि वो भी उधर ही बैठ जाती है। फिर वो अवार्ड जीतने के बाद उसे उसके डिलीवरी के पैसे देता है और वो उन्हें लेकर चली जाती है। जब जीटोंग वापस कैंपस आती है तो वहाँ उसे उसका फ्रेंड शेंग मिलता है, जो उसके लिए खाना लाया था। वो दरअसल इसे लाइक करता था, इसलिए अपने पैसों से इसका ख्याल रखता था। डॉर्मेट्री में वापस आकर अपनी दोस्तों को भी वो बताती है कि कंपटीशन पे उसे एक कंपनी की औरत ने ऑफर की थी कि अगर वो यांग से उसके शूज डिजाइन का कॉपीराइट दिलवा दे। उसकी फ्रेंड्स उसे बताती हैं कि हम उसे ज्यादा तो नहीं जानते, लेकिन उसके हद से ज्यादा अमीर होने की अफवाहें हर तरफ फैली हैं, तो उसे कॉपीराइट बेचने पर बनाना आसान नहीं है। अगले दिन जीटोंग उससे मिलकर कॉपीराइट की बात बताती है। वो उसे बताता है कि वो कॉपीराइट्स किसी को भी नहीं बेचता, जिस पर जीटोंग भी कहती है कि उसे भी इस बात का अंदाजा था कि वो नहीं मानेगा, बस वो एक कोशिश करके देख रही थी। वो उससे उस मैच मेकिंग ऐप का पूछता है ताकि पता कर सके कि वो 100% मैच भला यही है या कोई और है। तो वो बताती है कि मैंने वो ऐप डिलीट कर दी। बाद में यूनिवर्सिटी के बाकी स्टूडेंट्स की तरह ये दोनों भी मिंगमे की उस मैच मेकिंग ऐप की सेलिब्रेशन पार्टी में आते हैं।
तब वो एक कंपैटिबिलिटी कंपटीशन करते हैं और इस बार भी ये दोनों बिल्कुल एक जैसे ही जवाब देते हैं। इनका जोड़ 100% आपस में मिलता था। सभी इस बात पर उनकी वाह करते हैं। इसके बाद उसने यांग को अपने शू डिजाइन के लिए अपने जानने वाले की कंपनी से कोलैबोरेट करने का सजेशन दिया था, ताकि फ्यूचर में ब्रांड्स को बेहतर तरीके से समझ सके। तब वो उसकी बात मानकर कॉपीराइट बेच देता है और वो औरत जीटोंग का शुक्रिया अदा करती है। जीटोंग स्टोर में बैठी बाद में पढ़ाई करने लगती है और सोच रही थी कि उसके लिए पैसा कमाना कितना जरूरी है। उसका ध्यान अमीर होने पर ही था। तब बारिश में बाहर से भीगता हुआ रनिंग पे निकला यांग जीटोंग को देखकर वहां रुक जाता है। वो तब उसके लिए केक लेकर बाहर आती है, क्योंकि आज उसका बर्थडे था, जो उसे उस कंपटीशन से पता चला था। अब वो लाइटर जलाकर विश मांगने को बोलती है। वो विश मांगता है कि मुझे पता चल जाए कि जीटोंग हमेशा एक ईयरबड ही क्यों पहनती है और इस पर आखिर क्या सुनती है। तब वो उसे बिठाकर बताती है कि एक ईयरबड खराब है, इसलिए उसमें से आवाज नहीं आती। वो उसे वो म्यूजिक भी सुना देती है, जो उसे भी अच्छा लगता है। तब वो बताता है कि जिसके साथ उसका 100% मैच ऐप पर बना था, वो ये बात जान चुका है कि वो यही थी। वो दोनों तब हंस पड़ते हैं और वो उसे अपने साथ रनिंग पे जाने का पूछ लेता है। इस पर वो उसे अपनी जॉब की वजह से इनकार कर देती है, जिस पर अगले दिन उसका दोस्त ये उसका मजाक उड़ाता है। बाद में शेंग और जीटोंग एक साथ जॉब इंटरव्यू के लिए हिटाई कंपनी जाने लगते हैं। यांग उन्हें अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन दोनों ही उसके साथ जाने से मना कर देते हैं। कंपनी पहुंचकर यांग नोटिस करता है कि जीटोंग पीरियड क्रैम्प्स की वजह से दर्द में थी, इसलिए उसका इंटरव्यू भी खराब हो सकता था। वो तभी उसके लिए दवाइयां लेने चला जाता है और वहां से सब कुछ खरीद लाता है। शेंग भी यांग से इनसिक्योर होकर पता करने चला गया था कि क्या यांग इस इंटरव्यू पे किसी कनेक्शन से आया है। तो पता चलता है कि वो पूरे मार्क्स लेकर बिल्कुल सही तरीके से सिलेक्ट हुआ है। इधर वो उसे सारी दवाइयां लाकर देता है और उसे देने के बाद इंटरव्यू में पहले चला जाता है, ताकि तब तक जीटोंग की तबीयत बेहतर हो जाए। वो इंटरव्यू देते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कुछ देर तक तबीयत बेहतर होने पर वो भी इंटरव्यू देती है। इंटरव्यू के बाद उसकी तबीयत खराब होने पर वो बेहोश हो जाती है, तो उसे वहां से उठाकर यांग ही लाता है। वो उसे कैंपस पे दवाइयां देकर छोड़ देता है, तो वो उसे थैंक्स बोलती है। शाम को शेंग ने जब आकर जीटोंग की तबीयत खराब होने के बारे में पता किया, तो मिंगमे ने उसे बताया कि उसकी तबीयत खराब थी और यांग ने उसे दवाई दिलाकर कैंपस छोड़ दिया था। अगले दिन वो इसकी मदद पर इसका शुक्रिया अदा करने के लिए इसके साथ लंच पर जाने वाली थी। यांग को उसके टीचर मिस्टर हु आकर बहुत डांटते हैं कि उसने अपना इंटरव्यू खराब कर दिया, जिसकी वजह से उसे जॉब के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया। ये बातें जीटोंग ने भी सुन ली थी और समझ गई थी कि उसने अपना इंटरव्यू इसलिए खराब किया ताकि जीटोंग जीत जाए। उसने इस बात पर भी उसका शुक्रिया अदा किया। फिर दोनों साथ में खाने पर आए तो उसने उसे बताया कि वो कब से पैसे जोड़ रही थी, लेकिन किसी का उधार नहीं रखेगी, इसलिए उसने कल की मदद के लिए उसे पैसे भी ट्रांसफर कर दिए हैं। बाद में इनके साथ घूमने पर इनकी फ्रेंड्स भी बताती हैं कि लोग इनकी डेटिंग की अफवाहें उड़ाने लगे हैं। जीटोंग भी वो सारी झूठी अफवाहों वाली पोस्ट देखकर इसका इनकार करती है, क्योंकि वो डेट में नहीं बल्कि पैसे कमाने में इंटरेस्टेड थी। तब यांग उसे मैसेज करके बताता है कि उसने वो पोस्ट डिलीट करवा दी है और वो खुद अभी के लिए हांगकांग जा रहा है। अगले दिन उसकी जॉब पे वो उसे वीडियो कॉल करके इंटरव्यू में पास होने की विशेष देता है। उसने अपनी एक फोटो भी बनाकर भेजी थी, जिसे देखकर ये सोचने लगी कि प्यार का सही वक्त नहीं आया, अभी मैं सिर्फ पैसे कमाऊंगी। ये सोचकर वो अपनी जॉब्स पर ही ध्यान देने लगी और यांग भी कुछ दिनों तक अपने शूज बनाने में बिजी हो गया। कुछ दिन बाद वो उसे बस स्टॉप पर मिली, तो ये लोग आज एक पिकनिक पर जाने वाले थे, लेकिन प्लान कैंसिल करना पड़ा क्योंकि जीटोंग को जरूरी काम से वापस यूनिवर्सिटी जाना पड़ा। वो अपने साथ यांग के दिए हुए फूल भी लाई थी, जिन्हें देखकर उसकी फ्रेंड्स बातें बनाने लगी, लेकिन उसके मुताबिक उसे अभी प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना था। ऐसे कहने के बावजूद वो उसके साथ अगले दिन फार्म में भी मिलकर फल तोड़ते हुए कुछ अच्छी यादें बनाने लगी, क्योंकि दोनों की आदतें और पसंद एक ही जैसी थी। बाद में एक स्टोर में जीटोंग ने लीफे और उसके दोस्त को यांग के बारे में बातें करते हुए सुना था। दरअसल यांग अपने शूज की टेस्टिंग इन्हीं से करवाता था, लेकिन ये लोग उसके शूज में कीड़े निकाल रहे थे। गुस्से में आकर उसने उस पर पानी गिराकर उसे कहा कि तुम तो खुद 2 नंबर कपड़े पहनते हो। लीफे ने उसे धक्का दे दिया तो यांग ने आकर उसे बचा लिया। तब यांग के कहने पर लीफे ने जीटोंग से माफी मांग ली थी। बाद में जीटोंग ने उसे लीफे की सच्चाई भी बता दी थी, जिस पर यांग को अच्छा लगा कि उसने उसकी परवाह की है। इधर मिंग में एक समिट अटेंड करने के लिए अपने टीचर चैंग के लिए कुछ ड्रिंक्स लाई थी। वो उन्हें मना रही थी कि वो इवेंट पे उसे अपने साथ ले जाएं,
जिस पर टीचर चैंग ने कहा था कि वो इस बारे में सोचेंगे। बाद में यांग ने आकर उन दोनों टेस्टिंग वाले लड़कों से भी दोस्ती खत्म कर दी और अपने शूज वापस ले लिए, क्योंकि वो अभी तक भी यांग के शूज और उसकी बुराइयां करने में लगे हुए थे। तब उसने फोन करके भी जीटोंग का शुक्रिया अदा किया जो उन लड़कों की असलियत उसके सामने लाई थी। उधर क्लास में टीचर चैंग ने एक कंपटीशन अनाउंस कर दिया जिसके विनर को वो अपने साथ समिट में लेकर जाएंगे, जो मिंगमे के लिए शॉकिंग था। वो टीचर से नाराज होकर उनसे बात करने लगी कि अगर आप कंपटीशन जीतने की शर्त पर ही मुझे लेकर जाएंगे तो मैं वो कंपटीशन जीत कर दिखाऊंगी। रात को जीटोंग जब अपनी पार्ट टाइम जॉब से घर आ रही थी तो एक अंधेरी गली में उसे कुछ साए नजर आ रहे थे जिनकी वजह से डर कर उसे चोट लग गई और वो जख्मी होकर वापस डोम पहुंची। अगले दिन यांग अपनी बनाई हुई जैम देने के लिए जीटोंग के पास चला आया और वो देते हुए ही उसे पता चला कि कल वो जिस गली से गुजरी वहाँ की लाइट खराब थी तो वो गिरकर जख्मी हो गई। ये बात उसे भी अजीब लगी तो उसने आज रात वहाँ उस गली में घात लगा ली। तब उसे वहाँ लीफे मिला जो जीटोंग को परेशान करके बदला लेना चाहता था। तब उन्होंने लीफे को सबक सिखाकर जीटोंग से दूर कर दिया। अगली रात को भी ये लोग इसी इंतजार में थे कि जब वो यहाँ से गुजरेगी तो ये उसका ख्याल रखेंगे, लेकिन उस रात उसने इन्हें पकड़ लिया और ये वहाँ से शर्मिंदा होकर भाग गया। तब वो हंसने लगी और फिर दोनों साथ में शू टेस्टिंग की बात करने लगे। जीटोंग का आइडिया था कि यांग के शू डिजाइन को ऐसा बनाया जाए जिससे नॉन रनर्स को भी भागने का शौक पैदा हो जाए। इसी दौरान उसने उसी को अपने शू टेस्टिंग करने के लिए चुन लिया। अगले दिन से ही दोनों ने इस बिजनेस आइडिया पर पार्टनरशिप करने का फैसला कर लिया, लेकिन तभी जीटोंग के पुराने लैपटॉप ने चलना बंद कर दिया। यांग ने तब उसे ठीक करने के लिए अपने पास ही रख लिया। घर पर एक टेक्नीशियन को बुलाकर उसे रिपेयर करवाया गया तो उसने बताया कि ये फिर से खराब हो जाएगा। इस पर यांग ने अपने पैसे खर्च करके उसके सारे पार्ट्स नए लगवा दिए। फिर जब जीटोंग को वापस किया तो वो अपने लैपटॉप की स्पीड बढ़ जाने पर हैरान थी। उसने उसे ये नहीं बताया था कि उसने इसके साथ क्या किया। वो उसका थैंक्स करने के लिए उसे अपने साथ मूवी देखने के लिए ले गई, लेकिन इतने में ही उसे पता चला कि उसके अंकल हाई ने उसे एक कोर्ट नोटिस भेजा है। ये खबर सुनते ही उसे तेजी में मूवी छोड़कर भागना पड़ा। वापस यूनिवर्सिटी जाकर पता चला कि उसके अंकल ने नोटिस यूनिवर्सिटी को इसीलिए भिजवाया था ताकि उसके ग्रेजुएशन पर इसका असर पड़े और वो उन्हें दबाव में ले सकें। दरअसल इसके डैड की मौत के बाद इसकी मॉम ने अंकल से एक उधार लिया था जो अंकल ने बाद में तब से मांग मांग कर इन्हें परेशान करके रखा। अब वही चुकाने के लिए वो इन्हें नोटिस भेज रहे थे। जीटोंग ने रात को अपने रिश्तेदारों को फोन करके उनसे उधार ले लिया और उनसे मामला तय कर लिया कि वो हर महीने उन्हें किस्त देकर उनका उधार लौटा दिया करेगी। अगले दिन शैंग ने जब जीटोंग का लैपटॉप यूज किया तो उसे पता चल गया कि यांग ने उसके पार्ट्स रिप्लेस करवा दिए हैं, इसलिए उसने अपनी तरफ से ही यांग को उसके पैसे लौटा दिए और कहा कि वो जीटोंग को सताना बंद करे। रात को जीटोंग ने अपनी मॉम को भी अपनी सैलरी और बोनस के बारे में फोन पर अच्छी खबर दी। उसकी मॉम इस वक्त पैसे कमाने के लिए सड़क पर ठेला लगाकर खड़ी थी। तब वो उनसे घर चले जाने को बोलने लगी क्योंकि पैसे कमाने की जिम्मेदारी वो खुद उठाना चाहती थी। उसने अपनी माँ को भी अच्छी जिंदगी देने का वादा किया। अगले दिन यी ने भी जीटोंग को बता दिया कि यांग उसका चुपके से कितना ख्याल रखता है और उसके लैपटॉप को अपग्रेड करवाया था। इस बात पर जीटोंग ने भी यांग को उसके लैपटॉप पर लगाए हुए पैसे देने की कोशिश की। यांग से पता चला कि शैंग ने उसे पहले ही पैसे दे दिए थे। वो उसके मदद करने पर खुश थी, लेकिन किसी का उधार रखना उसके उसूलों के खिलाफ था, इसलिए उसने उसे आइंदा ऐसा करने से मना कर दिया। इस बात पर यांग को अच्छा नहीं लगा कि उसने उसे पराया कर दिया। फिर उसने आकर शैंग को भी उसके पैसे वापस कर दिए जिसने उसकी जगह यांग को पैसे दिए थे। बाद में कैफे में मिंगमे जीटोंग से टीचर चैंग के बारे में बुराइयां करने लगी। उन्होंने आकर अपनी बुराइयां सुन ली लेकिन कुछ कहा नहीं। इतने में मिंगमे को कंपटीशन का टास्क भी मैसेज पे पता चल गया। अगले दिन जीटोंग को जॉब इंटरव्यू के लिए जाना था। वो सामने खड़ी टैक्सी का इंतजार कर रही थी, लेकिन यांग ने उसे अपनी कार में राइड नहीं दी क्योंकि वो पहले उसकी मदद लेने से इनकार कर चुकी थी। वो जब खुद आकर एक कंपनी में अपने शूज की प्रोजेक्ट की बात करने लगे तो बात कुछ बनती नजर आने लगी और वो उन्हें एक मौका देने के लिए तैयार थे। जीटोंग भी अपनी कंपनी में आकर इनिशियल इंटरव्यू पास कर चुकी थी तो शेंग भी वहां आ गया और उसे अपने साथ वापस ले जाने लगा। उसी रात बारिश काफी तेज हो रही थी। यांग ने आकर उसे स्टोर के बाहर खड़े होकर देखा। वो जानता था कि उसे छाते की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो अपना छाता वहीं पर छोड़कर चला गया जिस छाते को उसने जॉब से घर जाते हुए उठा लिया था और उसे एहसास हो गया था कि यांग ने ही उसकी मदद की है। उसी दौरान मिंगमे ने अपने टीचर चैंग को इम्प्रेस कर दिया क्योंकि कंपटीशन में बिछाए गए जाल से वो कामयाबी से निकल आई थी। उसने उन चैलेंजेस को पार कर लिया था
तब टीचर ने उसे भी बारिश में भीगते हुए राइड दी थी। वो टीचर से मुश्किल चैलेंज देने पर शिकायत कर रही थी, लेकिन उनके मुताबिक उन्होंने सभी बच्चों को एक ही जैसा चैलेंज दिया था। अगले दिन जीटोंग को सेकंड इंटरव्यू पास करने के लिए पहाड़ी पर जाना था। वहाँ मिस्टर मा उसे अकेले में उसकी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए कामयाबी का शॉर्टकट लेने की ऑफर कर रहा था, जिसके लिए वो उसे छूने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन वो उससे दूर रह रही थी। बाद में मिस्टर मा सबसे सर्वाइवल स्किल्स का टेस्ट ले रहा था। जीटोंग का टेंट टूटा हुआ था, जिस पर उसने लकड़ी ढूंढकर खुद ही उसे ठीक कर लिया। उसी दौरान मिस्टर मा एक दूसरी लड़की लिनशियाओ को भी छूने लगा, जिसे देखकर जीटोंग ने उसे रोका, तो उसने इसे डांटकर इसे ही गलत बोल दिया और इंटरव्यू से निकाल दिया। लिनशियाओ ने भी डर के मारे सच नहीं बोला। आखिर में उसे तब अकेले ही पहाड़ी से घर वापस जाना पड़ा, लेकिन अंधेरा छाने की वजह से अब वो डर रही थी। इतने में वहाँ उसे लेने यांग पहुँच गया, जिसने उसे अपनी कार में राइड दे दी और अपने साथ वापस ले आया। होटल पे रुककर दोनों ने खाना ऑर्डर किया। यांग ने जीटोंग के कहने पर एक्स्ट्रा स्पाइसी ऑर्डर किया और फिर एक पेपर क्रेन बनाकर उसे उसकी बहादुरी का इनाम दिया। उसने उसे खुश होकर ले लिया, जबकि एक्स्ट्रा स्पाइसी खाना यांग से बर्दाश्त नहीं हुआ। इस पर जीटोंग हंसने लगी कि उसने एक्स्ट्रा स्पाइसी ऑर्डर क्यों किया, अगर वो ये खा नहीं सकता था। फिर उसने उसके लिए सिंपल राइस ही मंगवा लिए और हंसते हुए दोनों खाना खाने लगे। खाने के बाद दोनों साथ में बैठकर तारे देखते हैं और अपनी अपनी विशेष भी मांगते हैं। अगली सुबह जीटोंग एक पोस्ट करके मोशी कंपनी के उस इंटरव्यूअर मिस्टर मा की असलियत सबके सामने बेनकाब करती है। हालांकि इससे खतरा था कि वो इस पोस्ट के बाद खुद भी मुश्किल में पड़ जाएगी, लेकिन यांग भी उसे सपोर्ट करता है। अगले दिन मोशी कंपनी उस आदमी को फायर कर देती है और जीटोंग से माफी की पोस्ट भी करती है। मिंग में आकर ये सब जीटोंग को बताती है, जबकि लिनशियाओ भी आकर जीटोंग से माफी मांगते हुए बताती है कि उसने यांग के समझाने पर चुप रहने की बजाय मिस्टर मा के खिलाफ कंपनी में सबूत जमा करवा दिए, जिसके बाद उसे फायर कर दिया गया। तब वो खुशी से यांग को भी अपनी कामयाबी और हिटाई कंपनी के इंटरव्यू में पास हो जाने की खबर सुनाती है। मदद करने पर वो उसका शुक्रिया अदा करती है और इंटरव्यू का बताकर उसके साथ रनिंग करने शंघाई जाने का प्लान भी करती है। अगले दिन दोनों साथ में ट्रेन का सफर करते हैं। यूं ही हंसते खेलते बातें करते वो उसके कंधे पर सर रखकर सो गई। अगली सुबह वो उसे प्रपोज करना चाहता था, लेकिन अभी उसे इंटरव्यू के लिए जाने देता है। जब वो इंटरव्यू पे आती है तो उसे वहाँ शैंग भी मिलता है। वो भी यहाँ जॉब के सिलसिले में आया था और इंटरव्यू के बाद जीटोंग को साथ में शंघाई घुमाने लेकर जाना चाहता था, लेकिन वो इनकार कर देती है क्योंकि उसे दोपहर को वापस जाना था। इंटरव्यू के बाद यांग उसे कॉल करके अपने साथ कल की मैराथन पर जाने के लिए बोलता है, तो वो बताती है कि मैं बीजिंग वापस जा रही हूँ, मगर फिर कुछ सोचकर उसे मैसेज कर देती है कि वो कल की मैराथन उसके साथ देखने आ जाएगी, जिस पर उसे काफी खुशी होती है। अगले दिन ये की हालत भागने की वजह से खराब हो जाती है, तो उसे खंबे के साथ खड़े होकर कांपते हुए देखकर शेंची उसे लात मार देती है। वो उसे लात मारने पर डांटते हुए उसका पानी छीनकर पी जाता है, तो वो उसे एक और लात मारकर चली जाती है। अगले दिन जब मैराथन पर शेंची आकर यांग से मिलती है, तो यी को ये देखकर काफी गुस्सा आता है कि उसे लात मारने वाली लड़की यांग की बचपन की दोस्त निकली। वो एक दूसरे के साथ बहस करने लगते हैं, लेकिन जब जीटोंग उसके सामने आती है तो वो इनसिक्योर होने लगती है। रेस में वो दोनों यांग के लिए चीयर करती हैं, लेकिन जब यांग रेस जीत कर आता है तो चेंशी आकर उसे बताती है कि जीटोंग अचानक से वापस चली गई। वो उसे फोन करता है तो वो उससे सही से बात नहीं करती। थोड़ी बहुत बात करके वो फोन रख देती है। दरअसल वो चली इसलिए गई थी क्योंकि चेंशी ने उसके सामने ही उल्टी सीधी बातें की थी, ताकि वो समझे कि यांग और उसके बीच पहले से कुछ है। उन्हीं बातों को सुनकर वो यांग से नाराज हो गई थी। बीजिंग वापस आने के बाद शेंग उसे अपने साथ डिनर पर ले आता है ताकि उससे कन्फेस कर सके और बता सके कि वो भी उसी की कंपनी में जॉब करेगा, लेकिन वो उसे दूसरी बड़ी कंपनी की बेहतर जॉब ऑफर ले लेने को बोल देती है, क्योंकि वो भी समझ गई थी कि वो उसके साथ रहने के लिए ही छोटी जॉब ऑफर चुन रहा है। अब वो इस बात पर ज्यादा कुछ कह नहीं पाता। डिनर के बाद वापसी पर उसे यांग मिलता है, जो उसे अपने रेस जीतने के बारे में बताता है और खाने पर ले जाने का पूछता है, लेकिन वो सिर्फ कांग्रेट्स बोलकर चली जाती है। इसके जाते ही शेंग और यांग में फिर से जीटोंग को लेकर बहस होने लगती है कि वो किसे चुनेगी, और यही बहस करते अगले दिन भी वो दोनों उसे अपने साथ काम पर छोड़कर आना चाहते थे, लेकिन वो किसी के साथ भी नहीं जाती। इधर मिंग में भी टीचर चैंग से राइड ले लेती है ताकि उनके साथ एक क्लास चली जाए। वो दोनों यहाँ से आगे जा रहे थे, जबकि शेंग और यांग भी आपस में रेस लगाने लगते हैं। इसी दौरान दोनों की टक्कर होने से सबको चोट लग जाती है
सभी इन्फर्मरी आकर मरहम पट्टी करवाते हैं और चैंग और यांग उनसे माफी मांगते हैं। उसी रात यांग ड्रिंक करके जीटोंग के डोम के बाहर आकर उसे आवाजें देने लगता है क्योंकि वो जानना चाहता था कि जीटोंग उससे बात क्यों नहीं कर रही। जब वो नीचे आती है तो वो उसे बता देता है कि वो उससे कुछ पूछने आया है। जब वो उससे चेंशी की कई बातें पूछती है तो वो उनका सही जवाब देकर उसकी गलतफहमी दूर कर देता है कि उनके बीच कुछ भी नहीं। आखिर दोनों की गलतफहमी दूर होने के बाद वो हंसने लगते हैं और वो उसका हाथ पकड़कर साथ में रनिंग करने का पूछ लेता है, जिस पर वो हंसते हुए हाँ कर देती है। फिर वो उसे बाइक पर बिठाकर घर वापस छोड़कर आती है तो वो काफी खुश होता है कि जीटोंग ने हाँ कर दी। मिंग में भी बाद में जीटोंग को बताती है कि वो अपना कंपटीशन जीत गई और अब टीचर चैंग के साथ समिट में जा पाएगी। उधर चैंशी बार में बैठी रो रही थी कि वो यांग को किसी और के साथ नहीं देख सकती। दरअसल उसने स्कूल टाइम में भी उसे प्रपोज किया था, लेकिन तब यांग ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया था। तब उसे खोने के डर से उसने झूठ बोल दिया कि वो उसे लाइक नहीं करती, हालांकि वो उसे आज के दिन तक भी लाइक करती है। अब वो चाहकर भी यांग को प्रपोज नहीं करती क्योंकि उसे डर है कि वो उससे दोस्ती तोड़ देगा। अगले दिन दोनों साथ में पार्क में रनिंग करने आते हैं। जीटोंग को सही से ब्रीथिंग करना सिखाते हुए जब वो उसका हाथ पकड़ता है तो उसे कुछ फील होने लगता है। रनिंग के बाद जब वो उसे अपने दिल की बात कहने लगता है तो तभी अचानक बारिश होने से उसकी बात बीच में ही रह जाती है। तब दोनों यांग के घर चले जाते हैं जहां वो उसे उसके लिए बनाए गए प्योर व्हाइट शूज दिखाता है और दोनों मिलकर उनकी कलरिंग करते हैं। इसके साथ ही वो उसे फोन पर मिलने वाली खुशी की खबर भी सुनाती है, जिसके मुताबिक उसे हिटाई कंपनी से ऑफर मिल गई थी। तभी मौसम भी ठीक हो जाने पर वो उसे प्रपोज कर देता है। वो भी खुश होकर उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन से ही वो उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर काम पर छोड़ने लगा। तब काम पर जीटोंग की कोवर्कर युनटिंग रोने लगती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप कर दिया था। वो उससे मिलकर एक बार बात करना चाहती थी। इस पर जीटोंग उसे चले जाने को बोल देती है और पीछे से उसकी शिफ्ट खुद कर लेगी। उसके काम के दौरान ही यांग भी उसके साथ आकर स्टोर में रुककर नूडल्स खाता है। दोनों बात करते हैं कि अगर जीटोंग को हिटाई कंपनी में जॉब मिल गई तो इन दोनों को इस जॉब की वजह से दूर रहना पड़ेगा, लेकिन वो उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे मिलने आता रहा करेगा। अगले दिन वो दोनों साथ में घर पर यांग के हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं। वो उसकी कुकिंग की तारीफ करती है, लेकिन जब वो बताता है कि ये उसने दूसरी बार बनाया है तो वो नाराज होकर कहती है कि पहले वाला जरूर अपनी एक्स के लिए बनाया होगा। इस पर वो बताता है कि नहीं, पहले मैंने सिर्फ ट्राई किया था, जबकि मेरा पहला प्यार सिर्फ तुम ही हो। जो सुनकर वो शर्माने लगती है। बाद में रात को वो उसे वापस डोम में छोड़ने आता है तो शेंग को इन्हें साथ में देखकर खुशी नहीं होती। वो जीटोंग को समझाने की कोशिश करता है कि वो यांग से अपने रिश्ते के बारे में फिर से सोच ले, लेकिन वो भी उसे जवाब दे देती है कि वो इस बारे में सोच समझकर ही फैसला ले चुकी है। अब उसे इसकी बजाय अपनी खुशी ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए। वो उसकी बातें सुनकर हाँ बोलकर चला जाता है। अगले दिन वो दोनों शंघाई में उसके रहने के लिए नया घर देखने आते हैं। जीटोंग का बजट कम था, इसलिए वो उसके लिए छोटा घर ही चुन लेते हैं। वो उसका सामान लगाने में उसकी मदद करता है और फिर कुकिंग भी करता है। बाद में दोनों साथ में डिनर करते हैं तो वो उसे आज रात बाहर चलने को बोलता है। इधर टीचर चैंग मिंगमे के साथ उसी समिट में आए हुए थे। वो वहाँ अमीर लोगों के साथ डांस करती हुई जान पहचान बढ़ा रही थी। उसके पैर में उसी दौरान चोट लग जाती है तो टीचर चैंग उसके लिए आइस पैक्स मंगवा देता है। वहाँ यांग और जीटोंग अब बाहर कैंपिंग करते हुए जुगनू भी देख रहे थे। अगले दिन यांग उससे मिलकर अपना ख्याल रखने का बोलकर चला जाता है। जीटोंग तब अपनी जॉब पे पहला दिन शुरू करती है। यहाँ कंपनी में नए आने वाले लोगों को उनके सीनियर्स अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। जीटोंग तब वहाँ अपनी बॉस टाइबोला को देखती है। बाद में इसी जगह जीटोंग की टक्कर चैंशी से होती है, जो कि यहाँ इंटर्न के तौर पर आई थी। वो दोनों ही डाइबोला के पास आती हैं, तो वो इन्हें इनका काम समझा देती है। फिर फान उसे कुछ फाइल स्टडी करने को दे देता है। उधर यांग की कंपनी उनके शूज रिसर्च कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हुए उनकी फंडिंग बंद कर देती है, जिस पर यांग उनसे बहस करता है और वो कंपनी छोड़ देता है। जीटोंग वो फाइल स्टडी करने के बाद उसे वापस करती है तो वो उसे फाइल्स में नया काम करने को बोल देता है। ये सब उसकी बॉस डाइबोला भी नोटिस कर रही थी। उस रात जीटोंग ओवर टाइम करती है। यांग उसे वीडियो कॉल करता है तो वो उसे बताती है कि उसे अपनी बॉस डाइबोला को राजी रखने के लिए ओवर टाइम करना पड़ेगा। कुछ देर बाद वो उसे तारों की फोटो भी भेज देता है। वो उन्हें देखकर स्माइल करती है और फिर डेस्क पर ही सो जाती है। चेंशी पास से गुजरती है तो उसे कोट उड़ा देती है क्योंकि उसकी तबीयत खराब होने पर यांग को परेशानी होगी। अगले दिन जीटोंग अपनी कोलीग शिन्यू को बताती है कि कुछ जरूरी डेटा यहाँ से मिसिंग है। शिन्यू समझ जाती है कि फान ने ही ऐसा किया होगा, इसलिए वो उसे फाइनेंसिंग वाले हांटाओ से जाकर डेटा ले लेने को बोल देती है। जीटोंग उसके पास जाकर डेटा मांगती है तो वो उसी की गलती निकालते हुए उसे डेटा नहीं देता
उसी लम्हे शेंग आकर उसकी मदद करता है और उसे डेटा दिलवा देता है। शेंग फिर जीटोंग को भी बिठाकर बताता है कि उसने इसी कंपनी में काम करने का फैसला किया है और ये भी बताता है कि फान उसे परेशान इसलिए कर रहा था क्योंकि अगर नए आने वाले एनालिस्ट उससे आगे निकल गए तो उसकी अपनी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। जीटोंग मदद करने पर उसका शुक्रिया अदा करती है और फिर बाद में अपना काम करते हुए वो समझ जाती है कि अभी कुछ देर में होने वाली एक डील के कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड हो सकता है। वो भागकर उस मीटिंग तक पहुंचती है और डील होने से रुकवाती है। डाइबोला फान को पेपर चेक न करने पर डांटती है और जीटोंग को इस काम पर इनाम के तौर पर अपनी अगली बिजनेस ट्रिप का हिस्सा बना लेती है। रात को वो ये खुशखबरी यांग को भी सुनाती है जो उसे कांग्रेट्स बोलता है। इन्हीं दिनों यांग भी कुछ एथलीट्स को अपने शूज दे रहा था ताकि वो इनकी टेस्टिंग करे और इनके बारे में जान सके। और रनिंग करते हुए उसे एक इन्वेस्टर डॉक्टर चैन भी मिलते हैं जिन्हें अपने शूज दिखाने पर वो उसके शूज प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट करने की ऑफर कर देते हैं। अब इसी तरह 60 दिन गुजरने के बाद जीटोंग और यान ट्रेन स्टेशन पर एक दूसरे को एक बार देखने आते हैं। दोनों ही काफी बिजी थे इसलिए 2 महीने से मिल नहीं पाए थे। वो भी डॉक्टर चैन के साथ ट्रिप पर जा रहा था इसलिए जाने से पहले एक दूसरे को आमने सामने खड़े होकर फेस टू फेस देखते हुए हाथ हिलाकर बाय बोलते हैं। दोनों ट्रेन में बैठकर फोन पे एक दूसरे को बता देते हैं कि जीटोंग का प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद वो लोग एक दूसरे से मिल सकेंगे क्योंकि इन्होंने महीनों के हिसाब से बिना मिले गुजारे थे। फिर 80 दिन गुजर जाने के बाद काम पर फान फिर से जीटोंग को डाइबोला के दिए हुए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स देने आता है तो उसे जानबूझकर बताकर नहीं जाता। इस वजह से मीटिंग में जीटोंग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती जिस पर उसे डाइबोला से बहुत ज्यादा डांट पड़ती है। यहाँ तक कि उसे सिर्फ 1 स्टार मिलता है। यांग उसे कुछ दिन बाद मिलने आ जाता है ताकि उसका मूड अच्छा कर सके। वो उसकी मॉम के लिए गिफ्ट्स भी खरीद कर उनसे मिलने आते हैं तो वो घर पर नहीं मिलती। जीटोंग जाकर चेक करती है तो वो फिर से बाहर ठेला लगाकर वही वाला काम कर रही थी। इस पर जीटोंग उनकी जगह काम करती है और उन्हें बाद में घर ले जाती है। तब वो उन्हें समझाती है कि वो खुद को काम की वजह से परेशान ना करें। इसी दौरान शेंग भी जीटोंग से मिलने यहाँ आता है क्योंकि उसे भी उसके यहाँ आने की खबर मिल चुकी थी। लेकिन यांग और जीटोंग को फिर से साथ में देखकर वो टूटे हुए दिल के साथ वापस चला जाता है। यांग तब जीटोंग को एक खूबसूरत कोर्ट यार्ड में ले आता है जहाँ वो उसे इयररिंग्स भी गिफ्ट करता है जिस पर वो काफी खुश होती है। अगले दिन यांग वापस बीजिंग जाकर एक वीडियो मैसेज बनाकर उसे इंटरनेट पर अपलोड करता है जिसमें उसे अपने शूज को सबूतों के जरिए डिफेंड करना था क्योंकि इनके शूज को बदनाम करने के लिए इंटरनेट पर झूठ फैलाया गया था। यांग के वीडियो मैसेज के बाद उन्हें पब्लिक सपोर्ट और नए इन्वेस्टर्स भी मिल जाते हैं जो देखकर यांग और ये खुश होते हैं। कुछ दिन बाद जीटोंग को अच्छी रेटिंग्स मिलने की वजह से वो खुशी से यांग को भी बताती है जो उसे मिलने ब्रेक पर शंघाई आता है। तब बाहर घूमते हुए दोनों काफी खुश होते हैं लेकिन फिर बारिश होने पर वो उसके साथ उसके घर ही रहने चला जाता है। रात को ही जब ये दोनों सुकून से सोने लगते हैं तो यांग को चूहा यहाँ पर चलता हुआ नजर आने लगता है। इस वजह से वो उसे भगाने के चक्कर में सो नहीं पाता। तब वो जागकर उसे बताती है कि यहाँ चूहों का प्रॉब्लम है और जब उसकी सैलरी बढ़ेगी तो वो बेहतर घर में मूव हो जाएगी। अगले दिन यांग एक बड़े और बेहतर घर को रेंट पर लेकर उसे जीटोंग की जरूरत के मुताबिक तैयार करने लगता है। वो काम खत्म करने के बाद उसे वहाँ लेकर आता है और चाबी देते हुए यहाँ मूव हो जाने को कहता है लेकिन वो उसके खर्चे पर इस घर में रहने से साफ इनकार कर देती है। वो उसे लाख मनाने की कोशिश करता है कि अब तो वो उसका बॉयफ्रेंड है तो उस पर पैसे खर्च कर सकता है लेकिन वो भी अपने असूलों पर अड़ी हुई थी कि वो अपने रिश्ते में पैसों को नहीं आने देगी। वो आधा रेंट देने के आइडिया पर भी नहीं मानती क्योंकि वो भी उसके लिए बहुत महंगा था। वो भी जवाब में ये घर वापस करने को राजी नहीं होता इस उम्मीद पर कि वो एक दिन यहाँ पर वापस आ जाएगी। अगले दिन काम पे जीटोंग शिनियो को यांग का खरीदा हुआ घर दिखाने ले आती है ताकि उसके पैसे वेस्ट ना हो। यांग भी तभी वहां आकर घर देने से मना कर देता है। शिन्यू वहां से चली जाती है और यांग और जीटोंग में फिर से बहस हो जाती है। जीटोंग तब मिंगमे के घर आकर उसे रोते हुए बताती है कि पैसा हमेशा रिश्तों को खराब कर देता है। उसके सगे अंकल ने कर्ज के लिए इनका जीना हराम करके रखा है और अब पैसे इसके और यांग के रिश्ते के भी बीच में आ गए। इस पर वो उसे समझाती है कि वो यांग से ठंडे दिमाग से बात करे। ये भी उधर यांग को नाराजगी दूर करने के लिए समझा रहा था। अगले दिन काम पे फान जीटोंग को प्रिंटर खराब होने पर डांट देता है और कुछ जरूरी फाइल्स लाने भेज देता है। फाइल्स लाते हुए उसकी टक्कर शैन से हो जाती है जो फाइल्स उठाने में उसकी मदद करता है। मीटिंग में उन फाइल्स को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी फान की थी तो मीटिंग के बाद शैन उसकी फाइल्स को छुपा देता है ताकि फान को इसकी सजा मिले। लेकिन सबके जाते ही जीटोंग को फाइल मिल जाती है तो वो उसे उठाकर फान को दे देती है ताकि उसे डांट ना पड़े जिस पर उसका भी जीटोंग के लिए दिल पिघल जाता है। बाद में चेंशी भी जीटोंग को ये बताती है कि यांग ने इतनी मेहनत से उसके लिए घर तैयार किया था लेकिन वो कितनी नाशुक्री निकली।
ऊपर से किसी और को वो घर भी दिलाने ले गई, इसलिए वो यांग के लायक ही नहीं है। ये सब सुनकर जीटोंग को भी एहसास होता है, तो वो उस घर को खुद जाकर देख लेती है और उसे भी अपनी गलती समझ में आ जाती है कि यांग ने कितनी अच्छी तरह से इस घर को उसकी जरूरत के मुताबिक तैयार किया था। अब वो यांग को फोन नहीं कर पाती तो वो यी को फोन करके बता देती है कि कल वो यांग को सरप्राइज देने और माफी मांगने बीजिंग आ रही है। जीटोंग अगले दिन काम पर होती है तो अब फान का रवैया उसके साथ बदल चुका था और वो डाइबोला के सामने जीटोंग के भी काम की तारीफ कर रहा था। उसके बाद वो डाइबोला से एक दिन की छुट्टी मांग लेती है। उधर यांग को भी इससे पता चल गया था कि जीटोंग यहाँ आ रही है, तो वो एयरपोर्ट पर उसे लेने चला जाता है। अगले दिन जब वो एयरपोर्ट पर आती है तो उसी वक्त डाइबोला की कॉल आती है, जो उसे फौरन काम पर वापस बुला लेती है क्योंकि फान आज काम पर नहीं आया था। अब उसे फान की जगह वापस काम पर जाकर उसे संभालना पड़ता है, जबकि यांग एयरपोर्ट पर खड़ा उसका इंतजार करता रह जाता है। बाद में जीटोंग को हॉस्पिटल से फोन आता है क्योंकि उसी ने आखिरी बार फान को सबसे ज्यादा मिस्ड कॉल्स की थी। दरअसल वो बीमार था और हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। जीटोंग और फान की एक्स गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल पहुंचती हैं, तो डॉक्टर्स बताते हैं कि उसकी हालत कितनी ज्यादा खराब थी। वो वहां कुछ वक्त गुजारती हैं तो उसे एहसास होता है कि फान पे भी जिम्मेदारियों का कितना बोझ था। अगले दिन डाइबोला उसे फोन पर बताती है कि फान मर चुका है और जीटोंग को फौरन कंपनी में आकर अपना बयान देना होगा। उसे फान की मौत की खबर सुनकर बहुत तकलीफ पहुंचती है। वो बाहर बैठी रोने लगती है तो यांग उसे फोन करके पूछ लेता है कि वो एयरपोर्ट पर क्यों नहीं आई थी, जिस पर वो उसे अपने कोलीग फान की मौत की खबर सुनाती है। वो तब खुद ही जीटोंग के पास पहुंच जाता है। वो उसे तब बताती है कि फान पर भी उसकी फैमिली की जिम्मेदारियों का बोझ था, जिसे निभाने की वजह से वो हमारे साथ चिड़चिड़ा बर्ताव करता था। उसने अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रखा। अब उसका ऐसा हाल होते देखकर मैं उसमें खुद को देखने लगी। वो भी तब उसे उसकी सेहत का ख्याल रखने वाले मामले पर मनाते हुए अपने घर चले जाने को बोल देता है। इसके लिए वो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, जिसके मुताबिक वो उसे 100 साल की किस्तों में घर के पैसे पे कर सकती है। आखिर वो भी उसकी बात मान ही लेती है। कुछ दिन बाद यांग जीटोंग को अपनी शंघाई वाली बिल्डिंग में लेकर आता है, जिस जगह को वो अपने शूज बिजनेस के लिए लैब बनाने वाला था। इसका मतलब ये भी था कि वो अब से शंघाई में ही रहकर जीटोंग के साथ रहेगा। दोनों खुशी खुशी अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ अच्छा टाइम गुजारने लगते हैं। अब यूं ही अरसा गुजरने के बाद हेटाई कंपनी में नए डेप्यूटी डायरेक्टर के तौर पर प्रोफेसर चैंग आते हैं, जिनको देखकर जीटोंग हैरान होती है। लेकिन फिर बाद में मिंगमे तक भी ये खबर पहुंच जाती है। वो मिंगमे और चैंग को अकेले डिनर पर छोड़कर वापस चली जाती है। तब दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं कि अब से चैंग भी शंघाई में रहकर काम करने वाला है। जीटोंग को अगले कुछ दिनों में यांग आकर बताता है कि उसकी मॉम यहाँ आई हुई हैं और वो इसे उनसे मिलवाना चाहता है। बाद में जब वो अपनी मॉम के साथ होटल में बैठा होता है तो जीटोंग उनसे मिलने वहाँ आती है, लेकिन उसे वहाँ उसका कजिन हीजिन मिल जाता है, जो उसे अपनी मॉम से लिया हुआ कर्ज वापस करने की जिद कर रहा था, वरना वो यांग से पैसे मांगेगा। इस पर वो उसे यहाँ से भगाने के लिए खुद भी भाग जाती है। डिनर के बाद वो उसे घर पर मिलती है। दोनों मॉम से फोन पे माफी मांगते हैं और अगली बार फिर कभी मिलने का प्लान करते हैं। वो उसे अपने कजन हीजिन के बारे में बताती है, जिसकी वजह से वो उसकी मॉम से मिलने नहीं आ पाई। उसने अपने डैड की मौत के बाद अपने अंकल से कर्ज लिया था, जिसे चुकाने के लिए वो लोग आज तक मेहनत से कमा रहे हैं। जब अंकल ने इन पर केस किया तो जीटोंग ने अपनी आंटी से कर्ज लेकर अंकल का लोन चुका दिया और अब आंटी को हर महीने पैसे भेज देती है। आंटी का बेटा हीजिन एक जुएबाज है, इसलिए वो जीटोंग और यांग से पैसे ऐंठना चाहता है। अगली सुबह ये दोनों हीजिन से पीछे छुड़ाने का प्लान बनाकर उसके सामने आते हैं। वो जब उस कर्ज का बताकर यांग से पैसे मांगता है तो यांग उल्टा जीटोंग पर गुस्सा होने का नाटक करते हुए उससे ब्रेकअप कर देता है और हीजिन से ही कजन होने के नाते वो सारे पैसे मांग लेता है जो उसने जीटोंग पर खर्च किए थे। चाल उल्टी पड़ती देखकर हीजिन वहां से भाग जाता है। उसके जाने पर ये दोनों खुशी मनाते हैं। अगली सुबह यांग को फिर से जीटोंग को अलविदा बोलकर दूसरे शहर में अपनी मॉम की कंपनी जाना पड़ता है। कंपनी पहुंचने के बाद अपने डैड को मॉम के साथ देखते ही उसे झटका लगता है। उसके डैड जेल से बीमारी की वजह से जल्दी छूटकर वापस आ गए थे, लेकिन यांग उनके आने से खुश नहीं होता क्योंकि वो फ्रॉड करने की वजह से खुद जेल चले गए और इन दोनों माँ बेटे को अकेला मुश्किल में डाल गए। डैड के अब कंपनी मामलों में भी दखल देने के यांग सख्त खिलाफ था। कुछ ही दिनों में डैड कंपनी सील चुराने पर आ जाते हैं। वो यहाँ से सील लेकर जाना चाहते थे। डैड से हाथापाई करते धक्का लगने से मॉम को चोट लग जाती है। मॉम को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो पता चलता है कि वो पहले से ही काफी बीमार थी और यांग को बताया नहीं गया था। वो मॉम के पास ही बैठकर रोने लगता है कि वो उनकी हिफाजत नहीं कर सका। उसके डैड भी उसे धमकी दे जाते हैं कि अगर उन्हें सील देकर कंपनी उनके हवाले नहीं की गई
तो वो उसकी गर्लफ्रेंड जीटोंग को भी बीच में ले आएंगे, मगर बाद में वो फैसला करता है कि वो मॉम के हिस्से कंपनी खुद संभालेगा। मे उसे बताती है कि कंपनी को 15 दिन के अंदर 15 करोड़ की पेमेंट करनी है। इस चैलेंज पर वो खुद उसे काम करने को बोल देता है। कुछ दिनों में कंपनी के हालात खराब होने पर यांग इसे संभालने में लग जाता है। वीडियो कॉल पर जब जीटोंग उसके लौटने की तारीख पूछती है तो वो उसे बताता है कि उसकी मॉम की तबीयत बिगड़ने के बाद कंपनी फिलहाल वो संभालेगा, इसलिए वापस नहीं आ पाएगा। इस पर वो भी उसके हालात समझते हुए उसे काम करने की इजाजत दे देती है और दोनों एक दूसरे को आई मिस यू बोलते हैं। अब फोन रखने के बाद वो अपनी मुश्किल के बारे में सोचने लगता है। कुछ दिनों में यांग काम में बहुत बिजी हो गया था, यहाँ तक कि वो जीटोंग का फोन भी नहीं उठाता था। इधर मिंग में भी आकर मिस्टर चैंग को बताती है कि वो अपने करियर में बेहतर होने के लिए यूएस जा रही है। ये बात मिस्टर चैंग को भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो उसे फिर भी कांग्रेट्स बोल देता है। मिंग में दरअसल यही टेस्ट करना चाहती थी कि वो उसे रोकता है या नहीं। फिर भी वो उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने आता है और हग करके जाने देता है, लेकिन दिल की बात दोनों ही नहीं कर पाते। चेनशी भी अब यांग की कंपनी में ही काम करने लगी थी। वो उसके दिए हुए टास्क पूरे करने लगती है और जब उससे वो हो नहीं पाता तो वो जीटोंग को फोन करने वाली थी, जिसपे वो उसे रोक देता है कि इनके हालात के बारे में जीटोंग को कुछ भी पता ना चले। उधर जीटोंग को बोनस मिलते ही वो अपना सारा कर्ज चुकाकर अपनी मॉम को फोन करती है और उन्हें भी ये खुशखबरी सुनाकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलाने की बात करती है। जीटोंग अगले कुछ दिनों में यांग के पास जाने और अपनी मॉम से मिलवाने की तैयारी करती है, लेकिन वो अचानक उसे फोन करके ब्रेकअप कर देता है, जो सुनकर वो काफी परेशान होती है। उसी रात वो शराब पीने लगता है क्योंकि उसकी कंपनी पर करोड़ों का कर्ज था। उसके डैड कंपनी छीनने की कोशिश कर रहे थे और उसे इन सब से जीटोंग को दूर रखने के लिए उससे ब्रेकअप करना पड़ा। जीटोंग तब उसके घर पहुंच जाती है और जब चेनशी को उसके साथ उसके घर में देखती है तो वो इस मौके के हिसाब से ये गलतफहमी होने देता है कि वो चेनशी के लिए ही इसे छोड़ रहा है। इस पर वो भी काफी नाराज होती है और उसके घर के पैसे पे करके अपना रिश्ता तोड़ देती है। कुछ दिन बाद वो शेंग से शादी कर लेने का फैसला कर लेती है, क्योंकि ब्रेकअप से पहले और बाद में भी हमेशा वही उसके साथ था। वो शादी वाले दिन उसके पास पहुंचता है तो वो बताती है कि वो शेंग से प्यार करती है, इसलिए अब उससे शादी करेगी। तब उसका भी दिल टूट गया और वो भी इसे अच्छी विशेष देखकर चला गया था। अब इस सारी कहानी के बाद 6 साल बाद हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है, जब वो उसी क्लब कंपटीशन में मिलते हैं जहां जीटोंग को प्रोजेक्ट के लिए सीईओ यांग से मिलना था। उसी दिन डिनर पर जीटोंग के हाथ में रिंग देखकर यांग का मूड खराब होता है, जबकि जीटोंग को भी उसे और चेनशी को साथ देखकर गुस्सा आ रहा था। अगले दिन यांग की तबीयत ड्रिंक करने की वजह से खराब होती है तो जीटोंग को उसकी कंपनी माफी मांगने उसके पास भेजती है। जब वो वहाँ चेनशी को उसका ख्याल रखते हुए देखती है तो गुस्से में वहाँ से वापस चली जाती है। उसे अब तक इस बात की गलतफहमी थी कि चेनशी के साथ उसका कोई रिश्ता है। बाद में एक कॉन्फ्रेंस रखकर यांग अपने राइवल शूज कंपनी से बेहतर शूज बनाने का डेटा दिखाता है। इसके बाद जब जीटोंग उनसे उसके शूज प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसिंग कोलैबोरेशन की बात करती है तो वो उसे वीचैट पर ऐड करने का पूछता है, जिस पर वो अपनी असिस्टेंट को ही ऐड करवा देती है, लेकिन अपना नंबर नहीं देती। इसके बाद वो अगली मुलाकात का बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगली मुलाकात में जब फाइनेंसिंग की बात चल रही होती है तो वो ब्रेकअप के बाद उसकी जिंदगी कैसी गुजरी इस बारे में पूछने की कोशिश करता है, जिस पर वो उसे कोई भी जवाब देने से इनकार कर देती है। तब वो उसे बता देता है कि वो फाइनेंसिंग नहीं लेगा, जिस पर वो बताती है कि वो भी अपना प्रोजेक्ट पूरा करके रहेगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वो यांग की बजाय अब उसकी कंपनी के दूसरे छोटे शेयर होल्डर्स को मनाने के लिए उनसे मुलाकातें करने लगती है। उनमें से एक यांग को सताने का बदला लेने के लिए अपनी मीटिंग में उससे काफी ज्यादा ड्रिंक करवाता है और उसके दिए हुए पेपर्स भी साइन नहीं करता। यांग को जैसे ही पता चलता है वो उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन वो यही समझती है कि यांग ने ही उसे परेशान करने के लिए ये सब करवाया है। तब उसकी हालत बिगड़ने पर वो उसे राइट भी दे देता है। उसको उसके घर छोड़ देने के बाद दोनों ही अपने अपने घर में एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं। अगले दिन जब जीटोंग की मुलाकात जिम में सीईओ वांग से होती है तो वो उससे इम्प्रेस हो जाता है, इसलिए वो जीटोंग और यांग के रिश्ते का फायदा उठाकर ट्रेनिंग बॉक्स प्रोजेक्ट हासिल करने का प्लान बना लेता है। उधर यांग के शूज सेल्स का रिकॉर्ड तोड़ते हैं तो सभी इस बात पर खुशी मनाते हैं। चेनशी खाने पर यांग को समझाती है कि अगर वो फाइनेंसिंग नहीं लेना चाहता तो जीटोंग को अपनी फीलिंग्स की वजह से ऐसे लटकाकर मत रखे। इस पर वो भी यकीन दिलाता है कि उसकी फीलिंग्स कंपनी पर बुरा असर नहीं डालेंगी। अगले दिन वो उसे अपने साथ बीजिंग में अपनी मीटिंग में ले आता है ताकि उसे अपने शूज प्रोजेक्ट के बारे में बता सके कि वो उसके दिल के कितना करीब है और वो फाइनेंसिंग क्यों नहीं लेना चाहता था, जिस पर जीटोंग को भी एहसास होता है कि ये उसका बहुत पुराना कॉलेज टाइम का ड्रीम है। वापस जाते हुए वो उसे सोते हुए देखकर जज्बात में
बहकर उसके चेहरे को छूने लगती है, मगर फिर पीछे हट जाती है। तभी उसे शेंग का भी मैसेज आता है, जो कि 2 दिन में यहाँ वापस आने वाला है। इधर मिंगमे का हस्बैंड बोटिंग किसी और लड़की के साथ एक होटल में पकड़ा जाता है। वो इसकी वीडियो बनाकर उसे तलाक लेने के लिए अपने लॉयर से बात करने का बोल देती है। वहाँ यांग का ड्राइवर उसे बाद में बताता है कि उसके सोते हुए में जीटोंग उसके चेहरे को छूने की कोशिश कर रही थी। ये सुनकर वो काफी खुश होता है और उसे जीटोंग की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने पर लगा देता है। अगली मुलाकात में वो उसे डिनर पर बुलाता है, तो तब जीटोंग फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट छोड़ने का सोचती है, लेकिन बारिश होने की वजह से उसे उसी स्टोर में रुकना पड़ता है जहाँ वो काम करती थी। यांग भी इत्तेफाक से वहीं था और उससे अपने ब्रेकअप के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन वो उससे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। आखिर वो उससे नाराज होकर अंदर जाकर ड्रिंक्स पीने लगती है। जब वो नशे में धुत होकर बेहोश हो जाती है तो यांग ही उसे वहाँ से लेकर जाता है। जब अगली सुबह वो जागी तो यांग कुकिंग कर रहा था, बिल्कुल उनके पुराने दिनों की तरह। वो नाश्ते में फिर से फाइनेंसिंग की बात छेड़ती है, तो वो अपनी तरफ से उसे एक दूसरी ऑफर दे देता है ताकि वो इस प्रोजेक्ट की जगह उसके साथ कोई और पार्टनरशिप कर ले, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं मानती। तब वो उसे बता देता है कि चेंशी और उसके बीच में कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ इससे ब्रेकअप करने के लिए एक बहाना था, और वो ये भी जान चुका है कि उसकी और शैन की भी शादी नहीं हुई थी। जीटोंग लेकिन नहीं मानती और शेंग और अपनी शादी को सीक्रेट करार देकर ये भी कह देती है कि उसे सिर्फ अपनी प्रमोशन के लिए ही ये प्रोजेक्ट करना पड़ रहा है, वरना वो दोबारा यांग की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। ये बोलकर वो यांग को भी दुखी करके चली जाती है। अगले दिन सीईओ वांग फिर से जीटोंग से जिम में मिलकर उसके काम के बारे में बात करता है और कहता है कि उसे अगले 5 दिन में कोई खुशखबरी मिलेगी, जिस पर वो कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको थैंक यू डिनर करवाऊंगी। रात को मिंगमे अपने हस्बैंड से तलाक लेकर सिंगल लाइफ एंजॉय करने के लिए एक पार्टी में आई होती है, जहां उसे धक्का लगने से वो पूल में गिर जाती है। यहाँ उसे बचाने के लिए फिर से चैंग आता है, जो उसे निकाल कर बाहर ले आता है। वो चैंग को पहचान गई थी, लेकिन उस रात उसे मिल नहीं पाती। अगले दिन ही इत्तेफाक से होटल में उसकी मुलाकात चैंग से होती है। वो उसे थैंक्स बोलने जाती है तो वो उसे पहचानता नहीं है। तब वो उसे अपना इंट्रोडक्शन फिर से करवा देती है। फिर वो जीटोंग को फोन पर चैंग से मुलाकात होने के बारे में बताती है। वो कहती है कि अपनी शादी के बाद चैंग के लिए उसकी फीलिंग्स खत्म हो गई थी, लेकिन अब दोबारा मिलने पर वो उसे अपनी तलाक के बारे में पता नहीं लगने देना चाहती, इसलिए एक महंगी सी रिंग खरीद कर पहन ली है। अगली सुबह उसे भीगने की वजह से बुखार हो गया था, तो दवाइयाँ लेकर चैंग ही उसके रूम में आता है, क्योंकि ये उसके फ्रेंड का होटल था। वो उससे अपनी शादी टूटने का सच छुपाने के लिए खुद को अपनी लाइफ में खुश बताती है और अपनी फैमिली की फोटोज भी दिखा देती है, ताकि वो यही समझे कि वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। बाद में सीईओ वांग, जो कि जीटोंग को प्रोजेक्ट दिलवाने में लगा हुआ था, वो एथलीट शुन को एक स्पेशल वाइन भिजवा देता है। शुन दरअसल यांग के जूते पहनकर ही रेस में दौड़ता था। अगली सुबह यांग को चेंशी आकर बताती है कि शुन को रेस में दौड़ते ही पैर में मोच आ गई और वो रेस से बाहर हो गया। इंटरनेट पर खबरें वायरल हो रही हैं कि इनके शूज की खराबी की वजह से वो रेस हारा है। ये खबर बहुत फैलाई जा रही थी, जिससे जीटोंग को भी मदद मिलती है कि वो अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर सके। कुछ ही दिन में इंटरनेट पर बहुत सारे लोग इनके शूज को खराब बोलते हुए वीडियोस बनाते हैं और इनकी सेल्स कम हो जाती हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए जीटोंग भी ट्रेनिंग बॉक्स के दूसरे शेयर होल्डर्स को फाइनेंसिंग लेने पर मनाती है। अब जीटोंग को उनके साथ मीटिंग करते हुए देखकर यांग को भी शक होता है कि उनके शोज को बदनाम करने के पीछे कहीं जीटोंग का हाथ ही तो नहीं। वो भी इनकार नहीं करती, उल्टा ये कह देती है कि मैं यांग का सपना बर्बाद करने के लिए कुछ भी करूंगी। इस मौके का फायदा उठाना तो बहुत छोटी सी बात है। इस पर वो कहता है कि खुशी इस बात की है कि कम से कम तुमने मेरा सपना याद रखा। रात को वो शुन को जाकर पकड़ लेता है, जिसने इनके शूज को बदनाम करने में शुरुआत की थी। शुन ने भी तब हार मानकर एक वीडियो पोस्ट करके माफी मांगते हुए ये क्लियर कर दिया कि उसे वो चोट पहले से लगी हुई थी, न कि ये शूज की वजह से हुआ था। जीटोंग भी ये वीडियो देखकर खुश होती है कि उन्होंने वक्त रहते छोटे शेयर होल्डर्स को अपने साथ मिला लिया और शूज से बदनामी का दाग भी हट गया। बाद में शेंग अपनी मंगेतर के साथ जीटोंग से होटल में मिलने आता है। सभी साथ में खाना खाते हुए बातें कर रहे होते हैं। उसकी मंगेतर उठकर जाती है तो वो दोनों वहाँ अकेले रह जाते हैं। इन्हें साथ में हंसते हुए यांग भी यहाँ देख लेता है। तब उसे लगता है कि जीटोंग की सीक्रेट मैरिज वाली बात शायद सच थी। वो आकर इनसे बात करने लगता है। शेंग उसे सच बताने वाला था, लेकिन जीटोंग उसे रोक के यांग की गलतफहमी दूर नहीं होने देती। तब वो नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। रात को जीटोंग मिंगमे को भी बता देती है कि उसने होटल में कैसे यांग को अपनी और शेंग की शादी के बारे में गलतफहमी करवाई, ताकि वो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर चला जाए। वो अपनी प्रमोशन के लिए प्रोजेक्ट भी हासिल करना चाहती थी, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश भी थी कि यांग का सपना पूरा हो जाए। मिंगमे उसकी बातें सुनकर खुश नहीं होती कि दोनों एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाने में लगे हुए हैं।
इसलिए वो यांग से भी मिलकर ये बता देती है कि ब्रेकअप के बाद जीटोंग ने कितनी तकलीफ झेली है। अभी वो थोड़ा संभली ही थी कि उसने फिर से आकर उसे तकलीफ में डाल दिया है। वो उसे किसी तरह इस प्रोजेक्ट से जीटोंग की जान छुड़वा देने का बोल देती है और फिर वहां से चली जाती है, जिस पर यांग भी ये सब सुनकर खुद को कोसता है और फिर जीटोंग की भलाई के लिए एक फैसला ले लेता है। यांग अपनी शेयर होल्डर्स मीटिंग में फाइनेंसिंग लेने पर राजी हो जाता है। फिर वो जीटोंग के बॉस से भी मुलाकात करके फाइनेंसिंग डील साइन कर लेता है, बस इस शर्त पे कि जीटोंग की जगह प्रोजेक्ट पर अब से कोई और काम करेगा। उसे ये बात सुनकर हैरानी होती है, लेकिन यांग कुछ सोच समझकर ही ऐसा कर रहा था। जीटोंग के प्रोजेक्ट से निकल जाने के बाद वांग उसे एक महंगी वाली वाइन भिजवाता है और उसकी काबिलियत की तारीफ भी करता है। अब वो वही वाइन लेकर अपने जिम वाले फ्रेंड विल्सन से मिलने आती है, जिसके बारे में वो ये नहीं जानती थी कि वही सीईओ वांग है। वो उसे वही वाली ड्रिंक भी पिला देती है और बातें करते हुए इनकी दोस्ती होने लगती है। रात को यांग उसे प्रोजेक्ट छुड़वाने पर माफी मांगते हुए ये बात बताता है कि उसने उसकी भलाई के लिए ही ऐसा किया था, लेकिन वो नाराज होकर उसकी बात नहीं सुनती। अगले दिन ही वो अपना घर बेचकर ये शहर छोड़ देने का फैसला कर लेती है ताकि यांग से दूर चली जाए। यांग को ये बात अच्छी नहीं लगती कि वो उसकी वजह से अब घर छोड़कर किसी दूसरे शहर जाने वाली है। उधर मिंग में अपनी कंपनी में अपने एक्स हस्बैंड बोटिंग से लड़ाई कर रही होती है, क्योंकि वो कंपनी बेचने पर तुला हुआ था। इतने में चैंग वहाँ बिजनेस डिस्कस करने आता है तो वो हैरान होती है और बहस रोककर उससे बात करने लगती है। अगले दिन जीटोंग जब इंटरनेट पर शुन की नई वीडियो वायरल होते देखती है तो काफी हैरान होती है, क्योंकि अब वो फिर से यांग के शूज को घटिया क्वालिटी बोलने लगा था और अपने रेस हारने और चोट लगने के जिम्मेदार उनको ही ठहरा रहा था। जब वो शहर छोड़कर जाने लगती है तो यांग पर आई हुई इस मुश्किल को देखकर उसकी मदद करने के लिए उसके बारे में सोचने लग जाती है। तब वो उस बार में पहुंच जाती है जहां शुन गया था। वहां वो अपनी इयररिंग्स खोने का बहाना करके सीसीटीवी फुटेज निकलवा लेती है। फिर वो ये को वो फुटेज ईमेल कर देती है। उस फुटेज के मिलते ही यांग और उसकी टीम शुन का झूठ पकड़ने की प्लानिंग कर लेते हैं। यांग जब फुटेज शुन को भिजवाता है तो वो यांग के शूज की राइवल कंपनी के सीईओ जैन से मुलाकात करके उसे मदद करने को बोलता है, क्योंकि उसी ने यांग के शूज को बदनाम करने के लिए उससे ये सब करवाया था। लेकिन वो उसकी मदद करने को राजी नहीं होता, क्योंकि उसने शुन को इस्तेमाल करके फेंक देने का फैसला किया था। तभी पता चलता है कि यांग ने शुन को भी अपने साथ मिलाकर सीईओ जैन की वीडियो बना ली थी, जिसमें वो शुन से ये सब करवाने का जुर्म कबूल कर रहा था। अब इसी के जरिए वो अपने शूज ब्रांड पर लगे हुए इस इल्जाम को साफ कर लेता है। जीटोंग चुपके से उनकी मदद करके शहर छोड़कर चली जाती है। यांग उसके पीछे एयरपोर्ट आता है, क्योंकि वो जान गया था कि उन्हें शुन की सीसीटीवी फुटेज भेजकर मदद उसी ने की थी। एयरपोर्ट पर उसे इत्तेफाक से शेंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिल जाता है। वो शेंग को जीटोंग पर चीट करने के लिए मारता है तो वो उसे सच बता देता है कि उसकी और जीटोंग की शादी कभी हुई ही नहीं थी। ये सच जानकर यांग को और भी ज्यादा उससे मिलने की तमन्ना होती है, लेकिन वो अब तक शहर छोड़कर चली गई थी। वो उसके पीछे हांगकांग चला जाता है और अगले कुछ दिनों में एक प्रोजेक्ट की बात करने के बहाने से उसे मिलने उसकी कंपनी आता है। तब वो मौका पाकर उसे अपनी सारी कहानी सुनाता है कि जब उसने ब्रेकअप किया था तब उसकी मॉम की तबीयत खराब हो गई थी। कंपनी पर करोड़ों का कर्ज था जिसे चुकाने के लिए कुछ ही दिन की मोहलत थी। ऊपर से डैड कंपनी छीनने के लिए इन्हें अलग अलग तरीके से परेशान कर रहे थे। एक दिन उसने अपने डैड पर गर्म पानी डालकर उन्हें व्हीलचेयर से उठने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वो यांग पर यही इल्जाम लगाकर उस पर केस कर रहे थे कि उसने इन्हें मारा पीटा है। अब उनका टांगे टूटने का नाटक वीडियो सबूत में पकड़ा जा चुका था, तो उन्होंने उसे कुछ पैसे देकर कंपनी से हमेशा के लिए दूर चले जाने की डील कर ली। उसने आखिर अपना सब कुछ बेचकर कर्ज चुका दिया और फिर कुछ अरसे बाद मिस्टर चैन से कर्ज लेकर अपनी शूज फैक्ट्री खोल ली। उसी पर काम करते करते उसने अपने शूज के ब्रांड को इतना बड़ा बना लिया और ट्रेनिंग बॉक्स से पार्टनरशिप करके उसको आगे पहुंचाना इसका यही ड्रीम था। ये सारी कहानी सुनकर वो काफी परेशान होती है और कुछ समझ नहीं पाती कि अब वो क्या कहे। वो उसे रात को बाहर चलने का पूछता है, लेकिन वो अभी हाँ नहीं करती। वो रात को बारिश में भी बाहर बैठा उसका इंतजार करने लगता है, तो वो उसके पास अम्ब्रेला लेकर पहुंच जाती है। तब वो उसके साथ ही बारिश में बैठे बातें करने लगता है। वो दोनों ही अब सारी गलतफहमियां दूर होने के बाद एक दूसरे को बता देते हैं कि वो एक दूसरे को भुला नहीं सके। वो तो अब उसके साथ नई शुरुआत करना चाहता था, लेकिन वो इस पर भी तैयार नहीं होती, क्योंकि उस पर अभी तक उस ब्रेकअप की तकलीफ का असर था। बाद में वो उसे डिनर पर बुलाकर अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाती है। तब वो उसे बता देती है कि वो सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ चुकी है, लेकिन अब वो सिर्फ दोस्त बनकर रहना चाहती थी, जो सुनकर यांग को काफी झटका लगता है। जिसके बाद वो उसकी बात मानकर वापस अपने शहर चला जाता है। महीनों बाद वो सीईओ जैंग से मुलाकात करके उसे बताती है कि वो यांग के सपने को पूरा करने में उसकी मदद करना चाहती है। इस पर वो उसे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए शंघाई वापस ट्रांसफर कर देता है। वहाँ यांग के साथ ऑफिस में साथ काम करने पर यांग को भी काफी खुशी होती है,
वो अब फिर से उसके करीब आने की कोशिश करने लगता है। जब रात को उसके पैर में चोट लगती है तो वो उसे अपने वही वाले शूज लाकर पहना देता है। वो उसके शूज की पेमेंट करके वहाँ से जाने लगती है तो वो उसे भूख लगने का नाटक करते हुए अपने घर ले जाता है और फिर कुकिंग करने लगता है। उसे भी उसका नाटक समझ में आ गया था तो वो उसे अपने घर से निकाल देती है। बाद में वांग जीटोंग को अपनी असली पहचान बता देता है, यानी कि वो उसकी कंपनी का सबसे बड़ा इन्वेस्टिंग पार्टनर था, जिस पर वो काफी हैरान होती है। इसके बाद अगले दिन नाश्ते पर वो यांग के साथ बैठी हुई थी। वो उसे राइड भी देने वाला था लेकिन वो भाग जाती है। वांग भी इन्हें साथ देकर इन दोनों को करीब आते देखकर खुश नहीं होता और जीटोंग को उससे दूर करने का सोच लेता है। रात को जीटोंग का काम पूरा होते ही वांग उसे अपनी गाड़ी में लेने आता है। वो यांग को भी इशारों में जीटोंग से दूर चले जाने को बोल रहा था, जिस पर वो भी काफी गुस्सा होता है। वो इसी गुस्से में ये बातें यी को भी बताता है तो वो भी यही कहता है कि जरूर वांग काम के बहाने जीटोंग को हासिल करना चाहता है। वाकई में वो उसके साथ कैंपिंग पर गया हुआ था। कुछ वक्त बाद जब वो उसे घर छोड़कर जाता है तो यांग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। घर पे वो यांग के दिए हुए शूज फेंक देती है जो उसने अभी खास तौर पर उसे दिए थे। उसने शूज इसीलिए फेंके थे क्योंकि वो पुरानी यादें जिंदा नहीं करना चाहती थी। इधर चेंची अपने बॉयफ्रेंड से भागकर ये के घर में रह रही थी। उसका बॉयफ्रेंड यहाँ उसे लेने पहुंच जाता है तो ये घर के बाहर जाकर उससे मार खा लेता है। तब वो बाहर आकर उसकी मारपीट की फुटेज पुलिस को देने की धमकी देकर उसे वहाँ से भगा देती है। तब वो उसके जख्मों पर भी दवा लगाती है और उसे एहसास होने लगता है कि ये शायद उसे लाइक करता है, इसीलिए उसका इतना ख्याल रखने के लिए खुद भी चोट खा ली। अगले दिन जीटोंग यांग के साथ जाने के बजाय वांग की भेजी हुई गाड़ी में बैठकर चली जाती है, जो देखकर उसे काफी बुरा लगता है। उनकी रोज रोज की मुलाकातें बढ़ते देखकर यांग को भी काफी तकलीफ होने लगी थी। इधर मिंग में चैंग के साथ रुककर कुछ बातें कर रही थी। इतने में बोटिंग आकर उन दोनों पर इल्जाम लगाकर मिंग में को कहने लगता है कि वो भी चीटर थी, इसलिए वो भी उस पर केस करेगा। वो भी गुस्से में आकर उसे बता देती है कि इन दोनों के बीच में शादी के दौरान कुछ भी नहीं था और बोटिंग को भी इनके खिलाफ चीटिंग का कोई सबूत लाने को बोलती है। बोटिंग के पास कोई सबूत नहीं था इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। मिंग में तब पुराने दिनों की तरह खुलकर चैंग के साथ ही घूमने लगती है क्योंकि उसका हस्बैंड चीटर निकला था तो उसे अब उसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं थी। वहाँ जीटोंग और यांग एक गेम में पहले ही की तरह काफी मिलते जुलते अंदाज में खेल रहे थे। वांग भी तब वहां आकर यांग के मुकाबले में खेलने लगता है। फिर वो प्रोजेक्ट के बहाने जीटोंग को अपने साथ ले जाता है। जीटोंग जब देखती है कि वो काम की बात नहीं कर रहा तो वो वहां से वापस चली जाती है। जब वो उसके पीछे जाता है तो जीटोंग को एक स्टोर में यांग के साथ बैठी नूडल्स खाते हुए देखता है। तब उसे काफी जेलसी होती है और वो यांग से पीछा छुड़ाने के लिए उसे ट्रेनिंग बॉक्स से निकालने की साजिश कर लेता है। अब फिर से यी और चेंची बताते हैं कि उनके शूज का डेटा लीक होने पर उनका काफी नुकसान हुआ है। इनका डेटा लीक होने की वजह से इन्हें शूज प्रोडक्शन भी रोकनी पड़ती है। जीटोंग भी काफी फिक्र करती है और समझ जाती है कि ये सब वांग ने करवाया है। बोर्ड मीटिंग में वो सभी शेयर होल्डर से माफी मांगकर इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेता है कि वो कंपनी को इस मुश्किल से खुद निकालेगा। रात को वो उसके घर आकर उसका ख्याल रखती है क्योंकि वो ओवर टाइम करने की वजह से सो नहीं पा रहा था। जब वो उसकी फिक्र करती है तो यांग को भी काफी अच्छा लगता है। अगले दिन वो वांग को अपना ट्रेनिंग बॉक्स प्रोजेक्ट छोड़ने का फैसला सुना देती है क्योंकि वो यांग को बर्बाद करने में इस प्लान का हिस्सेदार नहीं बनना चाहती थी। फिर बाद में यांग के साथ वॉक करते हुए वो उसे बता देती है कि वो उसके साथ रहकर उसके प्रोजेक्ट में उसकी मदद करेगी। इतने में दोनों को चेंची और ये भी नजर आते हैं जो कि अब डेट करने लगे थे। उन्हें देखकर दोनों पास जाते हैं और यांग गुस्सा होता है कि उसे अपनी डेटिंग के बारे में इन दोनों ने कुछ भी नहीं बताया। यांग भी जीटोंग का साथ हासिल करने के बाद वांग को अपना ट्रेनिंग बॉक्स का प्रोजेक्ट बेच देता है, जिसके बाद वो उनके लिए जमीन तंग करने के लिए अपना इन्फ्लुएंस यूज करके इनके शूज ब्रांड को कोई और पार्टनर ढूंढने नहीं देता। यांग तब अपनी कंपनी में आकर फैसला सुनाता है कि वो अपनी प्रोडक्शन का खर्चा कम करने के लिए अपनी टीम को अपने शहर पुटियान ले जा रहा है और 1 साल बाद वो सबको यहाँ पर वापस ले आएगा। उसका स्टाफ भी उसके साथ चलने पर राजी हो जाता है। दूसरी तरफ चैंग मिंग को रिंग देकर प्रपोज कर देता है जिसे वो खुशी से पहन लेती है। इसी रात जीटोंग भी यांग को खुशखबरी सुनाती है कि उसे उनके शूज मटेरियल खरीदने के लिए एक बायर मिल गया है, जिस पर वो काफी खुश होता है। जब वो उसके करीब आने लगता है तो वो उसके घर से चली जाती है। जब अगले दिन उसे उसके शहर छोड़कर चले जाने का पता चलता है तो वो मिंग से जाकर पूछता है कि जीटोंग उससे दूर दूर क्यों भागती है। तब वो उसे बताती है कि दरअसल जिस दिन उनका ब्रेकअप हुआ था उसी दिन जीटोंग की मॉम की मौत हुई थी। आज दरअसल वो अपनी मॉम की कब्र पर गई है, जहाँ सारी बात जानकर यांग भी पहुँच जाता है।
जीटोंग यांग की फिक्र में अपनी तबीयत खराब होने की वजह से बेहोश हो गई थी और उधर उसकी मॉम के साथ भी यही हुआ था। अगले दिन शेंग ने ही उसे उसकी मॉम के बारे में बताकर हॉस्पिटल बुलाया था, लेकिन तब तक उसकी मॉम मर चुकी थी। उसके बाद ही उसने शेंग से शादी का फैसला किया था, लेकिन फिर होने से पहले ही शादी तोड़ दी और हांगकांग जाकर काम करने लगी। वो उससे भी माफी मांगता है कि उस ब्रेकअप की वजह से उसने भी कितनी तकलीफ झेली। वो उसे तब अपनी कहानी सुनाकर खुद ही बता देती है कि वो अपनी मॉम के अकेले मरने की जिम्मेदार खुद को मानती है, इसीलिए यांग से दूर रहती है। अगले दिन चैंग हॉस्पिटल में मिंगमे के साथ उसकी सर्जरी होने से पहले उसके साथ बैठा था, क्योंकि दरअसल उसे ब्रेस्ट कैंसर निकल आया था। इधर कंपनी में जीटोंग को प्रोजेक्ट छोड़ देने के बावजूद प्रमोट कर दिया जाता है। इस पर तब उसे यांग पेपर क्रेन्स देकर उसके ऑफिस भिजवा देता है, जो उसकी मेहनत की निशानी थी। रात को वांग फिर से उससे मिलकर उसे इस बार प्रपोज कर देता है, क्योंकि वो चाहता था कि वो यांग को बुलाकर उसको मौका दे, जिस पर वो उसे साफ बता देती है कि वो सिर्फ यांग से प्यार करती है और किसी और को मौका नहीं दे सकती। इस इनकार पर वांग ने यांग के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया था। अगले दिनों में ये दोनों अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं और तब चेंची आकर बताती है कि सीईओ वांग ने ट्रेनिंग बॉक्स में शूची कंपनी से पार्टनरशिप कर ली है ताकि इनके शूज ब्रांड को नुकसान पहुंचा सके। वहां हॉस्पिटल में जीटोंग मिंगमे के साथ उसकी सर्जरी का वेट कर रही थी। मिंगमे वहां यांग को भी बुला लेती है ताकि अगर वो मर गई तो इन दोनों को मिलवा कर जाए। दोनों एक दूसरे को मिलकर अपडेट्स देते हुए अपना ख्याल रखने को बोलते हैं। बाद में सर्जरी कामयाब रहने के बाद चैंग और जीटोंग उनके पास बैठे काफी खुश होते हैं। अगले दिन जीटोंग मिंगमे की बनाई हुई वही मैचिंग ऐप खोल कर देखती है तो उसमें यांग की भेजी हुई सालों पुरानी वीडियो मिलती है, जिन्हें देखकर उसे फिर से अपने प्यार का एहसास होता है और तब वो फैसला कर लेती है कि वो यांग के पास वापस चली जाएगी। इसीलिए वो अपनी कंपनी से भी रिजाइन कर देती है, क्योंकि उसके लिए अब ये जॉब और पोजीशन जरूरी नहीं थी। वो अपनी खुशी के लिए कोई काम करना चाहती थी, इसलिए यांग के पास जाकर उसकी काम में मदद करने लगती है। यांग की मॉम भी जीटोंग से आकर मिल लेती है और वो उन दोनों के रिश्ते पर भी काफी खुश थी। मॉम के आने के बाद इन दोनों ने फिर से एक दूसरे को अपना लिया था और वापस से रिश्ता जोड़ लिया था। यूं ही साथ काम करते करते इन दोनों ने कुछ ही अरसे में बहुत सारी कामयाबी हासिल कर ली थी। इनका शूज ब्रांड फिर से सेल्स में टॉप पर आ गया था और एक साल बाद ही ये जो कुछ बेचकर शंघाई से गए थे वो सब इन्होंने वापस बना लिया था। वो ट्रेनिंग बॉक्स जिससे वांग ने यांग को निकलवाया था अब काफी नीचे चला गया था, जो देखकर वांग भी हैरान था। उन्होंने अपनी नई कंपनी भी खोल ली थी, जिसकी ओपनिंग में वांग भी आकर इनसे मिलता है और अब वो इनके बीच आने का इरादा छोड़ चुका था। इन लोगों ने अपनी मुश्किलों पर काबू पा लिया था और वही शूज पहने सभी दोस्त साथ में रनिंग करने लगते हैं। उस रात वो उसे सभी के सामने प्रपोज कर देता है, जिसे वो खुशी से कबूल कर लेती है। आखिर में इन दोनों की शादी दिखाई जाती है। तब वो दोनों साथ खड़े याद करने लगते हैं कि ये कैसे एक दूसरे से मिले थे और कितनी ज्यादा मुश्किलें गुजार कर फिर से एक दूसरे के करीब आ गए। तब वो आगे की जिंदगी के लिए साथ रहने की कस्में खाकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। इसी तरह सबकी खुशी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।